नमस्कार आप सभी को एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल फ्यूचर टीचर में। लास्ट क्लास में आपने पढ़ा था डिविजिबिलिटी रूल और मैंने आपसे कहा था कि डिविजिबिलिटी रूल पर बेस्ड कुछ अच्छे क्वेश्चंस आपसे कराऊंगा। एक क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। अगर आपने पिछले ईयर्स के पेपर को ध्यान से ऑब्ज़र्व किया हो तो आप एक बात नोटिस करेंगे कि इस तरह का क्वेश्चन पिछले 2-3 बार से लगातार आ रहा है। एक क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ, आपको दिखाता हूँ कि ये क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व किया जाता है। क्वेश्चन है इफ़ एन 8 डिजिट नंबर 30x0867y इज़ डिविजिबल बाई 88, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 3x प्लस y। ये जो आपको 8 डिजिट का नंबर दिया है 1 2 3 4 5 6 7 8, ये नंबर 88 से डिविजिबल है और इसमें दो एल्जेब्रिक टर्म्स दी हुई हैं x एंड y। तो आपको x और y की वैल्यू निकालने के बाद इसमें पुट करनी है 3x प्लस y की वैल्यू आपको बतानी है और आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। या तो 3x प्लस y की वैल्यू 4 आएगी, 5 आएगी, 6 आएगी या 7 आएगी। तो अगर आपने डिविजिबिलिटी रूल ठीक से नहीं पढ़ा है तो इस क्वेश्चन को आप 2 घंटे तक करते रहिए, तुक्के लगाते रहिए और क्वेश्चन आपसे नहीं होने वाला। लेकिन अगर डिविजिबिलिटी रूल आपने ठीक से पढ़ा है तो इस क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे, बहुत आसान तरीका है। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करना है। एक बार मैं इस नंबर को फिर से आपके सामने नोट कर देता हूँ। 30x0867y। और अगर आप देखते हैं कि ये नंबर 88 से डिविजिबल है। अगर आपको पता हो कि अगर कोई नंबर किसी नंबर से डिविजिबल है तो वो नंबर इसके फैक्टर्स से भी डिविजिबल होगा। फैक्टर्स और मल्टीपल्स के बारे में मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता दिया है। तो इसके फैक्टर्स अगर आप करें तो 11 × 8 आप इस तरह से फैक्टर्स कर सकते हैं। इसका मतलब ये है जब ये नंबर 88 से डिविजिबल है तो ये 11 से भी डिविजिबल होगा और 8 से भी डिविजिबल होगा, राइट। अब इससे आगे आपको क्या देखना है। अगर ये नंबर 8 से डिविजिबल है तो आपने पढ़ा था कि जिस नंबर की लास्ट 3 डिजिट्स 8 से डिविजिबल होती हैं वो पूरा नंबर 8 से डिविजिबल होता है। अब आप यहाँ पर देखिए, अगर आप 8 से इस नंबर को डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा। 8 8 जा 64, रिमाइंडर बचता है यहाँ से 3 के आगे ऐसा कौन सा नंबर लिया जाए कि वो 8 की टेबल में आ जाए। समझ पाए आप। 8 8 जा 64, रिमाइंडर बचा 3 और 3 के आगे इस y की जगह ऐसा कौन सा नंबर लिया जाए जो वो 8 की टेबल में आ जाए। तो 3 के साथ अगर आप 2 ले लें तो 32 हो जाएगा और 8 4 जा होता है 32। इसका मतलब यहाँ से आपको y की वैल्यू मिल जाती है 2। समझ पाया मेरी बात। अब एक बार इस नंबर को आप फिर से नोट कर लेते हैं। 30x0867 और y की जगह आप नोट कर लेंगे 2। अब आप डिविजिबिलिटी चेक करेंगे 11 से। 11 से डिविजिबिलिटी रूल मैंने क्या बताया था कि ऑल्टरनेटिव नंबर्स का सम इवन प्लेसेस का और ऑड प्लेसेस का, अगर उनका डिफरेंस 0 आ जाए या फिर 11 आ जाए तो वो नंबर 11 से डिविजिबल होगा। आप इन नंबर्स को ऐड कीजिए। 3 में x ऐड करेंगे 3 + x, 8 ऐड करेंगे 3 और 8 हो गया 11, 11 और 7 हो गया 18। इसका मतलब 18 + x। और इसमें से आपको माइनस क्या करना है, ये इवन प्लेसेस के नंबर 0 + 0 0, 0 + 6 6 और 6 + 2 8। मतलब 8 आपको करना है माइनस और किसके इक्वल रखना है। ये माइनस होने के बाद क्या आता है, या तो 0 आता है या फिर 11। अब आप एक बात ध्यान से देखिए कि अगर आप यहाँ 0 लेते हैं तो 18 में से 8 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और हो जाएगा 10 + x इज़ इक्वल टू 0 आप ले नहीं सकते। क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि 10 इधर अगर जाता है तो 0 - 10 होगा और 0 - 10 मतलब x की वैल्यू आ जाएगी -10। -10 में 2 डिजिट्स आ रही हैं जबकि यहाँ पर x की वैल्यू सिर्फ एक ही डिजिट में आनी चाहिए। तो आप यहाँ पर क्या लेंगे, 11 लेंगे। x की वैल्यू आ गई 11 -
10 इज इक्वल टू 1। तो x की वैल्यू आपको यहाँ क्या पुट करनी है, 1। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 1 और y की वैल्यू आ गई यहाँ से आपकी 2। अब आपको किस में पुट करना है, 3x प्लस वाई की वैल्यू निकालनी है। इसका मतलब 3 इंटू 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 5। ये आपका आंसर हो गया और 5 आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। इसी तरह का सेम क्वेश्चन 2019 के सीटेट में भी आया है। मैं आपको अगला क्वेश्चन कराता हूँ। इस क्वेश्चन को आप वीडियो पॉज करके एक बार फिर से देखिएगा और नेक्स्ट क्वेश्चन को भी समझने की कोशिश कीजिएगा। आपको ये दोनों क्वेश्चन बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगे। अगर आपने ये दोनों क्वेश्चन तैयार कर लिए तो उम्मीद है कि 2020 सीटेट में भी इस तरह का क्वेश्चन जरूर आएगा। डिविजिबिलिटी पर आपका 1 नंबर पक्का हो जाएगा। ये क्वेश्चन 2019 सीटेट में आया था। अब आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह सेम है। पिछला वाला क्वेश्चन भी सीटेट के एग्जाम में आया था और ये क्वेश्चन भी सीटेट के एग्जाम में आया है। क्वेश्चन है इफ़ एन 7 डिजिट नंबर 134x58y इज़ डिविजिबल बाई 72, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 2x प्लस वाई। जैसे मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि ये नंबर 72 से डिविजिबल है, तो 72 के हम फैक्टर्स कर लेते हैं 9 इंटू 8। इसका मतलब अगर ये नंबर 72 से डिविजिबल है तो ये नंबर 9 और 8 दोनों से डिविजिबल होगा। अगर 8 से डिविजिबल होगा तो जैसा मैंने आपको बताया कि लास्ट की 3 डिजिट्स अगर 8 से डिविजिबल होती हैं तो कंप्लीट नंबर 8 से डिविजिबल होता है। आप 8 से डिवाइड करके देखिए इस नंबर को। 8 7 जा 56, यहाँ से रिमाइंडर बचा 2 के साथ ऐसा कौन सा नंबर आना चाहिए y की जगह पर कि वो कंप्लीट नंबर 8 से डिवाइड हो जाए। 8 7 जा होता है 56, रिमाइंडर बचा 2, तो 2 के साथ y की जगह पर आना चाहिए 4, तभी तो 8 3 जा 24 बनेगा। y की जगह क्या आना चाहिए, 4। इसका मतलब यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई, 4। ये बात आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट, अगर आप अब इस नंबर की जगह y की जगह यहाँ 4 पुट कर लेते हैं, y की जगह आपने पुट कर लिया 4, तब आपके सामने नंबर है अब ये। अब मैंने आपको एक 9 का डिविजिबिलिटी रूल बताया था कि अगर सम ऑफ डिजिट्स इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 9 देन द कंप्लीट नंबर इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 9। तो आपको क्या करना है, इन सारी डिजिट्स का सम करना है। 1 प्लस 3 प्लस 4 प्लस x प्लस 5 प्लस 8 प्लस 4। तो आप इधर से सम करना स्टार्ट कीजिए। 4 और 8 12, 12 और 5 17, 17 और 4 21, 21 और 3 24 और 1 25। ये आया आपका 25 प्लस x। अब आपको देखना है x की जगह ऐसा कौन सा नंबर रखा जाए कि ऐड होने के बाद वो कंप्लीट नंबर 9 से डिवाइड हो जाए। तो आप कहेंगे x की जगह आपको रखना है 2, तभी आप कह पाएंगे कि 25 प्लस 2 इज इक्वल टू 27 और ये 9 से पूरी तरह डिवाइड हो जाता है। इसका मतलब x की वैल्यू आपकी यहाँ से आ गई 2, y की वैल्यू आपको मिल गई 4 और x की वैल्यू आपको मिल गई 2। जब y और x दोनों की वैल्यू आपको मिल चुकी है तो इस इक्वेशन में आपको पुट करना है 2x प्लस वाई। x की वैल्यू है आपकी 2 और प्लस y की वैल्यू है आपकी 4। इसका मतलब 2 2 जा 4 और 4 8। 8 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में दिया हुआ था 7 8 9 16, तो 8 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप ये बात बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। डिविजिबिलिटी रूल के ये बहुत अच्छे दोनों क्वेश्चन थे और अगर आप इन दोनों क्वेश्चन को समझ गए हैं तो आगे सीटेट में इस तरह के क्वेश्चन के लिए पूरी तरह से तैयार रहिएगा। इसके आगे हमें पढ़ना था HCF और LCM। HCF और LCM, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लीस्ट कॉमन मल्टीपल। पहले पढ़ते हैं HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, सपोज कीजिए आपके सामने दो नंबर लिखे हुए हैं 24 और 36। आपसे पूछा है कि 24 और 36 का HCF क्या होगा। तो आपके सामने दो मेथड्स हैं इसका HCF फाइंड करने के लिए। एक मेथड तो है
फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा मेथड है बाय डिवीज़न मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड में आपको क्या करना पड़ता है कि इन नंबर्स के सारे फैक्टर्स आपको लिखने होते हैं। फैक्टर्स बोले तो 24 किस किस नंबर से डिवाइड हो जाता है। देखिए 1 से सारे नंबर डिवाइड हो जाते हैं, इसलिए आप 1 को एज अ फैक्टर नहीं लिखते। अब आपको देखना है किस किस नंबर से ये नंबर्स डिवाइड हो जाते हैं। 24 2 से डिवाइड हो जाता है, 3 से डिवाइड हो जाता है, 4 से डिवाइड हो जाता है, 6 से डिवाइड हो जाता है, 8 से डिवाइड हो जाता है, 12 से डिवाइड हो जाता है और 24 से डिवाइड हो जाता है। 36 2 से डिवाइड होता है, 3 से, 4 से, 6 से, 12 से, 18 से और 36 से। ये सारे नंबर्स इन दोनों नंबर्स के फैक्टर्स हैं। इसका मतलब ये है कि इन नंबर्स से ये नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल हैं। अब आपको इन फैक्टर्स में ये देखना है कि कौन सा फैक्टर सबसे बड़ा है और कॉमन भी है। मतलब एक ऐसा कोई नंबर मिल जाए जो इन दोनों में कॉमन भी हो और सबसे बड़ा हो। तो आप देखते हैं कि 12 एक ऐसा नंबर है जो दोनों सीरीज़ में आ रहा है और सबसे बड़ा नंबर है 12 जो दोनों सीरीज़ में आ रहा है। 12 से बड़ा 24 है, वो इसमें नहीं आ रहा, 36 इसमें नहीं आ रहा। तो इसका मतलब आपका HCF क्या हो गया, आपका HCF हो गया 12। ठीक है। दूसरा मेथड होता है डिवीज़न मेथड। डिवीज़न मेथड में आपको बताता हूँ, लेकिन ये मेथड भी सीखना आपके लिए ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? इस तरह का जब क्वेश्चन आपके सामने आएगा तब मैं बताऊँगा कि ये फैक्टराइजेशन मेथड कितना इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट में अगर HCF सिखाया जाता है तो सिर्फ डिवीज़न मेथड से बता दिया जाता है। आप मेरी बात को ध्यान से समझिए, फैक्टराइजेशन मेथड भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। हम इसका यूज़ भले ही कम करते हैं, लेकिन ये उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना डिवीज़न मेथड इम्पॉर्टेंट है। अब इसका डिवीज़न मेथड से HCF कैसे फाइंड करते हैं वो आप देखिए। नंबर लिखा था आपके सामने 24 और 36। 24 और 36 का HCF आपको फाइंड करना है डिवीज़न मेथड से। आप क्या करेंगे, स्मॉलर नंबर से बिगर नंबर को डिवाइड करेंगे। 24 1 जा 24, यहाँ से जो रिमाइंडर बचता है 6 में से 4 लेस किया 2, 3 में से 2 लेस किया 1, यहाँ से जो रिमाइंडर बचता है इस नंबर से डिवाइड करते हैं आप उस पहले वाले स्मॉलर नंबर को। ठीक, 12 2 जा 24। 12 से ये नंबर पूरी तरह से डिवाइड हो गया है, इसका मतलब HCF हो गया है इसका 12। उम्मीद करता हूँ आप डिवीज़न मेथड से HCF निकालना सीख गए हैं। एक और क्वेश्चन मैं आपको कराता हूँ डिवीज़न मेथड से और फैक्टराइजेशन मेथड दोनों से। आपके सामने 3 नंबर लिखे हुए हैं 18, 30 एंड 48। आपको बताना है इसका HCF। HCF क्या होगा? तो ध्यान से देखिए, पहले हम बात करते हैं फैक्टराइजेशन मेथड की। कौन सा? फैक्टराइजेशन। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, 18, 30 और 48 के सारे फैक्टर्स लिखने होंगे। 18 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे? जिन नंबर से 18 कंप्लीटली डिविजिबल होगा, 2 से डिवाइड होता है, 3 से डिवाइड होता है, 6 से डिवाइड होता है, 9 से डिवाइड होता है और 18 से डिवाइड होता है। 30 किस किस नंबर से डिवाइड होता है? 2 से, 3 से, 5 से, 6 से, 10 से, 15 से और 30 से। 48 डिवाइड होता है 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24 और 48। इतने सारे नंबर्स से 48 डिवाइड होता है। अब आपको क्या देखना है? आपको एक कॉमन नंबर देखना है जो इन तीनों नंबर में आ रहा हो और उससे बड़ा कोई नंबर ना हो जो इन तीनों नंबर में आ रहा हो। आप देखते हैं 2 तीनों में आ रहा है लेकिन 2 छोटा नंबर है। 3 भी तीनों में आ रहा है लेकिन 3 भी छोटा नंबर है। 3 के बाद है 6, 6 यहाँ भी आ रहा है, 6 यहाँ भी आ रहा है और 6 यहाँ भी आ रहा है। 6 के बाद अगर आप 9 देखते हैं तो 9 ना इसमें है ना इसमें है। 18 भी इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं है। अब ये सीरीज़ ही एंड हो गई। यहाँ पर क्या बचा आपके पास? 6। इसका मतलब 6 एक हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है जो इस तीनों नंबर्स का फैक्टर है। इसका मतलब HCF आपका क्या हो गया?
6, ये आपका HCF हो गया। समझ पाए आप मेरी बात? अब मैं आपको बताता हूँ कि डिवीज़न मेथड से कैसे करेंगे। अब हम बात करेंगे LCM की। LCM की फुल फॉर्म होती है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। अगर आपने ध्यान से ऑब्जर्व किया हो तो LCM में आ रहा है मल्टीपल, LCM में आ रहा है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। मल्टीपल हमेशा ही नंबर्स से बड़ा होता है या फिर उस नंबर के इक्वल होता है। जब मैंने फैक्टर्स और मल्टीपल्स पढ़ाए थे तो मैंने आपको बताया था मल्टीपल्स हमेशा ही या तो उस नंबर के इक्वल होगा या फिर उस नंबर से बड़ा होगा। मल्टीपल कभी भी उस नंबर से छोटा नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या है कि LCM कभी भी गिवन नंबर से छोटा नहीं हो सकता। अगर आपको 2, 3 या 4 नंबर्स का LCM पूछा है तो LCM जो उसमें से सबसे छोटा नंबर होगा या सबसे बड़ा नंबर होगा उससे छोटा नहीं हो सकता, उससे बड़ा हो सकता है। LCM सबसे बड़े नंबर से छोटा नहीं हो सकता, उससे बड़ा हो सकता है। समझ पाए आप? और HCF में मैंने बताया था हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF हमेशा ही गिवन नंबर से या तो छोटा होगा या उसी नंबर के बराबर होगा। जब आपने HCF निकाला था 12 और 18 का तो आप देखते हैं कि 12 और 18 का HCF आता है 6। HCF हमेशा ही गिवन नंबर से या छोटा होगा या फिर स्मॉलर नंबर के इक्वल होगा। कभी भी स्मॉलर नंबर से बड़ा नहीं हो सकता HCF, क्योंकि उसकी फुल फॉर्म में ही आ रहा है HCF मतलब फैक्टर, और इसकी फुल फॉर्म में आ रहा है मल्टीपल। समझ पाए आप? LCM क्या होता है? जैसे आपको कुछ नंबर्स दिए हुए हैं 6, 9 और 24। आपसे पूछा जाता है कि 6, 9 और 24 का LCM क्या होगा। LCM मतलब लीस्ट कॉमन फैक्टर या लोएस्ट कॉमन फैक्टर। तो आप क्या करेंगे, इसका एक ट्री मेथड होता है, इसे ट्री मेथड बोला जाता है या फैक्टराइजेशन मेथड भी इसे बोला जाता है। आप क्या करेंगे, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर से इसे डिवाइड करेंगे। स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होता है? 2। 1 से कभी डिवाइड नहीं करते। मैंने आपको पहले ही बताया था कि डिविजिबिलिटी मैंने पहले पढ़ाया है। डिविजिबिलिटी का यूज़ करेंगे हम LCM फाइंड करने में। अब आप देखिए कि स्मॉलेस्ट कौन सा नंबर है जिस नंबर से इनमें से कोई भी नंबर डिवाइड होता हो, कोई भी होता हो या फिर तीनों नंबर डिवाइड हो जाते हो। तो अगर आप 2 से इसे डिवाइड करने जाते हैं तो आपको पहले से पता होना चाहिए कि ये नंबर 2 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। देखिए 6 तो 1 डिजिट का नंबर है तो आपको आसानी से पता चल जाएगा 2 की टेबल में 6 आता है। लेकिन 24 में आप कैसे चेक करेंगे? 2 के डिविजिबिलिटी रूल से। लास्ट में 4 आ रहा है, इसका मतलब 2 से डिवाइड होता है, तो सबसे पहले आप 2 से डिवाइड करेंगे। 2 3 जा 6। 9 अगर डिवाइड नहीं होगा तो 9 एज इट इज़ लिख देंगे, जैसा 9 लिखा है वैसे ही लिख देंगे। फिर 24 को डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। उसके बाद अभी भी 12 डिवाइड हो जाएगा, 2 से 3 और 9 नहीं होंगे। अगर 3 और 9 डिवाइड नहीं होंगे तो इन्हें ऐसा का ऐसा ही नोट कर लेंगे, और 2 6 जा 12। अभी फिर से ये 2 से डिवाइड हो जाएगा तो 3 एज इट इज़, 9 एज इट इज़ और 2 3 जा 6। अब आप क्या देखते हैं कि ये सारे ऑड नंबर्स आ गए हैं और ऑड नंबर 2 से डिवाइड नहीं होता, तो ये नंबर डिवाइड हो रहा है 3 से। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। एक बार फिर से डिवाइड करेंगे, 1 एज इट इज़, 3 1 जा 3 और 1। तब तक डिवाइड करते हैं जब तक यहाँ पर सबकी जगह 1 ना आ जाए। अब इसके फैक्टर्स क्या क्या हुए? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 3 जा 72। इसका मतलब 6, 9 और 24 का जो LCM होगा वो 72 होगा। 6, 9 और 24 का जो LCM होगा वो 72 होगा। उम्मीद करता हूँ कि LCM निकालना आप सीख गए हैं और आपको पहले से आता भी होगा। बहुत कॉमन सी चीज़ है, बहुत छोटी सी बात है। अच्छा, कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि मैं बहुत बेसिक लेवल पढ़ा रहा हूँ। यकीन मानिए, अगर ये बेसिक लेवल में आपका क्लियर नहीं करूँगा तो आप इसके आगे के क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात ये है, सीटेट बेसिक लेवल से ही क्वेश्चन उठाता है। जो प्राइमरी का एग्ज़ाम होता है सीटेट का, वो बेसिक लेवल से ही क्वेश्चन उठाता है। और मैं आपको बेसिक लेवल से इसलिए पढ़ा कर चल रहा हूँ कि जब आपका एक बार प्राइमरी का पूरा बेसिक सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तब उसके बाद मैं अपर प्राइमरी लेवल के क्वेश्चन कराऊंगा जो यूपी टेट में भी आते हैं आपके काम में।
यूपी टेट में क्वेश्चन कहीं से भी उठा के दे दिए जाते हैं, लेकिन सी टेट का एक फिक्स पैटर्न है। जो 5 चैप्टर मैंने आपको बताए हैं वो उन्हीं 5 चैप्टर में से क्वेश्चन आपको मिलेंगे। जिस टाइप के मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ उसी टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ये मैंने सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट समझाया है। अब जो क्वेश्चन मैं आगे आपको कराऊंगा उससे आपको पता चलेगा कि एलसीएम और एचसीएफ का यूज किस तरह से होता है। ये क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन 2019 सीटेट में आया हुआ है। आपसे क्वेश्चन दिया हुआ है, एक्स की वैल्यू दी है 2⁻³ इंटू 3⁻² इंटू 5⁻³ इंटू 7⁻3। इसी तरह y और z की वैल्यू भी आपके सामने दी हुई है। फिर आपसे पूछा है फाइंड HCF ऑफ XYZ का HCF कितना होगा। तो मैंने आपको बताया था HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट होना चाहिए, कॉमन भी होना चाहिए। आप देखेंगे इन तीनों में ये 2⁻³ है, ये 2⁻² है और ये 2⁻4 है। अगर आप XYZ का HCF निकालते हैं तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, जो पावर तीनों में कॉमन आ रही होगी। ये पावर 3 है लेकिन यहाँ पर पावर है 2 और यहाँ पर पावर है 4, तो जो सबसे कम पावर है वो इसका मतलब तीनों में कॉमन है, तो 2⁻² आप यहाँ पर लिख लेंगे इनटू। अब आप देखेंगे 3⁻, जो तीनों में कॉमन हो। ये 3⁻² है, ये 3 है, ये 4 है। 2 पावर तो सब में आ ही रही है। अब इसमें एक्स्ट्रा आ रही है, उसको हमें नहीं लेना है। जितनी कम से कम पावर आ रही है तीनों में वो हमें यहाँ पर लिखनी है। 3⁻² इंटू 5 की कम से कम पावर है 2, जो तीनों में कॉमन है, 5⁻² इंटू 7 की सबसे कम पावर है 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3 और यहाँ 5, तो आपको लिखनी है 7⁻3। अब आप यहाँ से देखते हैं, अगर मल्टीप्लाई में किन्हीं नंबर्स की पावर सेम होती है तो उन नंबर्स का आप मल्टीप्लाई कर लेते हैं और पावर को ब्रैकेट के बाहर लिख देते हैं एक साथ, जैसे 2 इंटू 3 इंटू 5। इस पूरे की पावर आप लगा सकते हैं 2, क्योंकि तीनों की पावर कॉमन है। लेकिन 7 को आप इसके साथ नहीं लिख सकते, 7 को अलग लिखना पड़ेगा मल्टीप्लाई में, क्योंकि 7 की पावर इससे डिफरेंट है। अब आप क्या देखते हैं यहाँ से, 2 3 जा 6 और 6 5 जा 30, 30 की पावर 2 इंटू 7 की पावर 3, ये आपका आंसर है। आपको ऑप्शंस दिए हुए थे 15⁻³ इंटू 7, ऑप्शन मैच नहीं कर रहा। 13⁻³ इंटू 7⁻3 नहीं मैच कर रहा। 30 इंटू 7⁻5 नहीं मैच कर रहा। और 30 का स्क्वायर इंटू 7⁻5 ये भी मैच नहीं कर रहा। ये जो क्वेश्चन आया हुआ था इसमें कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं था। ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। ये आंसर आपका बिल्कुल अलग आया था। पता नहीं सीटेट ने इसे कंसीडर किया या नहीं किया, लेकिन इसका आंसर यही था। और जो ऑप्शंस दिए हुए थे वो चारों के चारों ऑप्शंस गलत थे। उम्मीद करता हूँ आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ पाए होंगे। और क्वेश्चंस कराता हूँ मैं इसके आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने है। इफ़ 52272 इज इक्वल टू p² इंटू क्यूब इंटू r⁴, वेयर p, q एंड r आर प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स मैंने आपको पहले ही बताया था, जो नंबर 1 और इटसेल्फ के अलावा किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होते वो प्राइम नंबर होते हैं। देन द वैल्यू ऑफ 2p + q - r। तो आपको इसे किस तरह से करना है, जो मैंने आपको फैक्टराइजेशन मेथड सिखाया है उस तरह से आपको सबसे पहले इसके करने हैं फैक्टर्स। किस तरह से फैक्टर्स करेंगे आप, 52272, 52272, आप इसके फैक्टर्स करना स्टार्ट कर दीजिए। सबसे पहले 2 से नंबर डिवाइड हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, यहाँ से बचा 1, 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, यहाँ से बचा 1, 2 6 ज़ा 12। फिर से 2 से डिवाइड कर लीजिए, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। जब 1 में डिवाइड नहीं होगा 2 से तो आप लगा देंगे 0, और 1 और 3 को जब एक साथ लेंगे 13, तो 2 6 ज़ा 12 और यहाँ से बचा 1 और 1 और 6 हो गया 16, 2 8 ज़ा 16। 2 से डिवाइड कीजिए फिर से, 2 6 ज़ा 12, 2 5 ज़ा 10, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8। फिर से 2 से डिवाइड कीजिए, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 7 ज़ा 14। अब आप देखते हैं कि लास्ट में एक ऑड नंबर आ गया है। ऑड नंबर जब भी आता है तो 2 से नंबर डिवाइड नहीं होता। तो आप क्या करेंगे, अब 2 के अलावा 2 के आगे के नंबर से इसकी डिविजिबिलिटी चेक करेंगे। सबसे पहले 3 से डिविजिबिलिटी चेक करते हैं।
3 और 2 5, 5 और 6 11, 11 और 6 18, 18 3 से डिवाइड होता है, इसका मतलब ये नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 1 जा 3, जब 2 में डिवाइड नहीं होगा तो 0 लगाएंगे। 3 8 जा 24 और 2 और 7 होगा 27, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3। 121 डिवाइड होता है 11 से। 11 1 जा 11, 11 1 जा 11, 11 1 जा 11। आप क्या देखते हैं, जब इसको आप लिखेंगे तो लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 11। आप देखेंगे 2 की रिपीटिंग 4 टाइम्स है, तो 2 रेज़ टू दी पावर 4 इंटू 3 रेज़ टू दी पावर 3 इंटू 11 रेज़ टू दी पावर 2। जब आप इस नंबर से कंपैरिजन करेंगे यहाँ पर इज इक्वल टू p रेज़ टू दी पावर 2 इंटू q रेज़ टू दी पावर 3 इंटू r रेज़ टू दी पावर 4, तब आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर पावर देखिए आप, ये 3 पावर है, ये भी 3 पावर है, ये 4 पावर है और ये 4 पावर है, ये 2 पावर है और ये 2 पावर है। इसका मतलब जो पावर जिसके साथ सेम आ रही हैं उसका बेस इसके बेस के इक्वल है। ये दोनों पावर सेम आ रही हैं, ये दोनों पावर सेम आ रही हैं और ये दोनों पावर सेम आ रही हैं। इसका मतलब p की वैल्यू आपकी कितनी होनी चाहिए, p की वैल्यू आपकी होगी 11, q की वैल्यू आपकी कितनी होनी चाहिए, वो होगी 3 और r की वैल्यू आपकी कितनी होनी चाहिए, r की वैल्यू आपकी होगी 2। अगर आप ध्यान से देखें जैसा क्वेश्चन में बताया गया है कि वेयर p, q एंड r आर प्राइम नंबर्स, 11, 3 और 2 तीनों ही प्राइम नंबर्स हैं, ये 1 से और इटसेल्फ से ही डिवाइड होते हैं। इसका मतलब आपने क्वेश्चन अभी तक करेक्ट सॉल्व किया है। अब आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, 2p प्लस क्यूब माइनस r की वैल्यू निकालनी है। आप यहाँ पर इनकी वैल्यू पुट कर दीजिए। p की जब यहाँ पर वैल्यू रखेंगे 11, तो 11 2 हो जाएगा 22 प्लस q की वैल्यू आप यहाँ से रखेंगे 3 और माइनस r की वैल्यू आप यहाँ से रखेंगे 2। 22 और 3 25, 25 माइनस 2 23, आंसर आ गया आपका 23। ऑप्शंस में से देख लीजिए, सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। इसी तरह का एक और क्वेश्चन आपके सामने है, इसे ध्यान से देखिए। 21168 इज इक्वल टू 2 रेज़ टू दी पावर a इंटू 3 रेज़ टू दी पावर b इंटू 7 रेज़ टू दी पावर c, वेयर a, b एंड c आर नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं, जो नंबर्स 1 से स्टार्ट होकर इनफाइनाइट तक जाते हैं, नेचुरल नंबर का सेट होता है वो। इसका मतलब क्या है कि 0 नहीं हो सकती a, b, c की वैल्यू। 0 अगर हो जाती तो यहाँ दिया होता होल नंबर, राइट। फाइंड 4a माइनस 5b प्लस c। तो आपको क्या करना है, फिर से इस नंबर के फैक्टर्स करने हैं जैसे आपने पिछले क्वेश्चन में किए थे। 21168, 2 से डिवाइड कीजिए। 2 1 जा 2 0, 2 5 जा 10, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8। फैक्टर्स करना आपको आ गए होंगे, तो उम्मीद करता हूँ आप फैक्टर्स अपने आप कर लेंगे। मैं अपनी स्पीड से फैक्टर करता हूँ। 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 और 1 4 और 2 6 और 3 9, 3 से डिवाइड होगा। 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 3 7 जा 21। अब ये डिवाइड होगा 7 से। 7 2 जा 14, 7 1 जा 7, 7 3 जा 27 और एक बार 3 1 जा फिर से 3। तो आप देखते हैं ये फैक्टर्स आ गए 1 2 3 4, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 आया आपका 1 2 3 टाइम्स, 3 इंटू 3 इंटू 3 और 7 आया आपका 2 टाइम्स, 7 इंटू 7। आप क्या लिख देंगे, 2 रेज़ टू दी पावर 4 इंटू 3 रेज़ टू दी पावर 3 इंटू 7 रेज़ टू दी पावर 2।
जब आप कंपैरिजन करेंगे इस नंबर से इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर a इंटू 3 रेज टू द पावर b इंटू 7 रेज टू द पावर c, जब आप देखेंगे कि इन नंबर्स के बेस सेम है, 2 का कंपैरिजन हो गया 2 के साथ, इसका मतलब a की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 4। 3 का कंपैरिजन हो गया आपका 3 के साथ, इसका मतलब b की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 3। c का कंपैरिजन हो गया आपका 7 का कंपैरिजन हो गया आपका 7 के साथ, इसका मतलब c की वैल्यू आपकी आ गई 2। ये बेस सेम है दोनों तो इनकी पावर भी सेम होंगी, ये बेस सेम है दोनों तो इनकी पावर भी सेम होंगी, और ये बेस सेम है दोनों तो इनकी पावर भी सेम होंगी। a b और c तीनों की वैल्यू आपको पता चल चुकी है। इस वैल्यू को यहाँ पुट करना है 4a माइनस 5b प्लस c इज इक्वल टू 4 इंटू 2 माइनस, माफ़ कीजिएगा यहाँ पर 2 की जगह 4 आना है क्योंकि a की वैल्यू 4 है, माइनस 5 इंटू बी की वैल्यू है आपकी 3 और प्लस c की वैल्यू है 2। 4 4 जा 16, 16 माइनस 15 1, 1 में 2 ऐड करेंगे तो आ जाएगा आपका 3। फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ पाए आप मेरी बात को? उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। वेरी गुड। एक और क्वेश्चन करते हैं इससे आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, x be the least number which when divided by 8, 12, 20, 28, 35 leaves remainder 5 in each case. What is the sum of digit of x? मतलब क्या है कि x वो सबसे छोटा नंबर है जिसको जब 8, 12, 20, 28 और 35 से भाग किया जाता है तो हर केस में 5 रिमाइंडर बच जाता है। तो x फाइंड करके उसकी डिजिट्स का सम बताना है कि उसकी डिजिट्स का सम क्या आएगा। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 11, 14, 15 या 17। इन चारों में से ही कोई एक करेक्ट आंसर होगा। तो जब भी लीस्ट या सबसे छोटे फैक्टर की बात की जाए तो आपको निकालना होता है एलसीएम, क्योंकि एलसीएम की फुल फॉर्म ही बताई थी मैंने आपको, लीस्ट कॉमन मल्टीपल या फिर लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो इसका मतलब आपको निकालना है इन सारे नंबर्स का एलसीएम। 8, 12, 20, 28 और 35। जिस मेथड से मैंने आपको एलसीएम निकालना सिखाया था आप उसी मेथड से एलसीएम निकालेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड से। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 4 ज़ा 8, 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2 0 एज इट इज़, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8 और 35 2 से डिवाइड नहीं होगा तो 35 एज इट इज़ लिख देंगे। फिर से 2 से डिवाइड करते हैं, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10, 2 7 ज़ा 14 और 35 फिर से एज इट इज़। एक बार फिर 2 से डिवाइड कर लेते हैं, 2 1 ज़ा 2, 3 एज इट इज़, 5 एज इट इज़, 7 एज इट इज़, 35 एज इट इज़, क्योंकि बाकी कोई भी नंबर 2 से डिवाइड नहीं हो रहा। अब आप डिवाइड कर लेते हैं एक बार 3 से, 3 1 ज़ा 3, 5 डिवाइड नहीं होगा, 7 डिवाइड नहीं होगा, 35 डिवाइड नहीं होगा। अब आप डिवाइड कर लेते हैं 5 से, 5 1 ज़ा 5, 7 एज इट इज़ और 5 7 ज़ा 35। अब आप डिवाइड कर लेते हैं 7 से, 1 1 1, 7 1 ज़ा 7, 7 1 ज़ा 7। मैंने आपको बताया था जब तक यहाँ हर जगह 1 ना आ जाए तब तक आप नंबर से डिवाइड करते रहते हैं। तो एलसीएम इसका कितना आ जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, 24 5 ज़ा 120, 127 ज़ा 840। एलसीएम आ गया आपका 840। लेकिन आपसे पूछा गया है कि रिमाइंडर हर बार 5 बच जाता है, तो रिमाइंडर 5 बचने के लिए क्या करना होगा। देखिए अगर 840 होता नंबर तब तो ये नंबर पूरा पूरा डिवाइड हो जाता 8, 12, 20, 28 और 35 से, लेकिन रिमाइंडर 5 बच रहा है तो वो जो 5 रिमाइंडर बच रहा है उसको क्या करना पड़ेगा, इसमें जोड़ना पड़ेगा, तब ये हो जाएगा 845 या फिर 845। अब जब आप 845 को इनमें से किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तब आपका 5 रिमाइंडर बच जाएगा। समझ पाए आप मेरी बात को? क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि सम ऑफ डिजिट बताना है आपको x का। ये आपको x की वैल्यू मिल गई 845। अब आपको इसका सम ऑफ डिजिट बताना है तो क्या करना है, इसको ऐड कर देना है डिजिट्स को। 8 और 4 12, 12 और 5 17। इसका मतलब कितना हो गया, 8 + 4 + 5 इज इक्वल टू 17, और 17 ही आपका राइट आंसर है। देख लीजिए फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ आप इतनी बात समझ पाए होंगे। मुझे लगता है वीडियो ज़्यादा लंबी होती जा रही है तो वीडियो को अभी इतना ही रखते हैं। वैसे इसमें एचसीएफ एलसीएम में थोड़ा सा कुछ और भी बाकी है
तो नेक्स्ट वीडियो में हम उसको कंप्लीट कर लेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आपको पूरी तरह से समझ में आई होगी। जी हाँ, इसी तरह से पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और खुश रखिए। थैंक यू।